गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों, हाउ आर यू? गुड। सो बच्चों, दिस इज अवर 15th class, and in these classes we have started with the electrostatic, and in this electrostatic we have discussed Coulomb's law, electric field, and now we are discussing Gauss's law in last lecture. So बच्चों, these are my classes dedicated to Corona warriors, to this nation, and PM Care Fund. So before we start our next topic of this lecture, हम पहले शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सो बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे गॉसिस लॉ शुरू किया था, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो गॉसिस लॉ में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? कि मैंने कहा था कि फ्लक्स इज एनीथिंग फ्लोइंग, उसे हमने क्या कॉल किया है, उसे क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फ्लोइंग नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो टर्म है, दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जो टर्म है आपके पास नॉर्मल और नॉर्मल टर्म, और दूसरी टर्म जो है नॉर्मल टू द सरफेस। दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो व्हाट इज द कि मीन्स कि आपके पास ये कोई सरफेस है, तो मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मल टू दिस सरफेस। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रही है इस सरफेस के नॉर्मल के लॉन्ग, क्लियर? तो वो क्या है आपके पास, इसका नॉर्मल भी इधर है, वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर सपोज कर लो कि ये सरफेस इस तरह से हो, अगर हम सरफेस का नॉर्मल जो है इधर कर दें, ऐसे कर दें, like this, so its normal will be in this direction, electric field is here, तो आपके पास this angle will be theta। तो इस केस में मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लेते हैं, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, along the क्या लेनी है हमें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स which are passing normal of the surface। तो we have to take the component of E, that is E cos theta। तो क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E that is equal to E cos theta into S, और phi E is equal to, मैंने I told you this is E vector dot S vector, or that is E vector dot S n cap। तो here area is a vector quantity, this is very very important thing। वो कैसे कि आपके पास एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, कि मैंने क्या कहा था कि उसका वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या है, जिस प्लेन में वो एरिया पड़ा हुआ है, जिस प्लेन में दैट एरिया इज लाइंग, उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई दिया हुआ है कि area of a surface is 16 meter square, area of a surface is 16 meter square,
lying in xy plane express it in vector area। आपके पास कोई एरिया है, कहाँ पड़ा हुआ है, xy प्लेन में पड़ा हुआ है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, 16 मीटर स्क्वायर है। तो आपने उसका एरिया वेक्टर लिखना है, तो सरफेस एरिया वेक्टर क्या लिखा जाएगा, इट इज लाइंग इन xy प्लेन। तो मैंने क्या कहा, उसकी डायरेक्शन किधर होती है, along that axis which is perpendicular to the perpendicular to that plane। ठीक हो गया। तो x इट इज लाइंग इन xy प्लेन, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगा, k कैप। तो इसका एरिया वेक्टर क्या लिखा जाएगा, 16 k कैप। एज दिस एरिया वेक्टर इज लाइंग इन xy प्लेन, so its normal will be along z axis, direction of z axis will be k cap, so s vector will be 16 k cap, where n cap is क्या होगा, 16 k cap होगा। क्लियर। तो दिस इज अबाउट द एरिया वेक्टर। तो सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन आया था कि दिस एरिया वेक्टर हुज एरिया इज 16 मीटर स्क्वायर lying in a electric field of strength that is given as 2I cap plus 3J cap plus K cap वोल्ट मीटर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दिस एरिया वेक्टर इज लाइन, तो इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस दिस सरफेस। इस सरफेस के अलोंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगी, सिंपल, वेरी सिंपल, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो क्या होगा, जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या है, आई डॉट के भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जी कैप डॉट के कैप भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल की। तो क्या आ जाएगा ये 16, दिस इज वोल्ट पर मीटर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगी, 16 वोल्ट मीटर आ जाएगी। क्लियर। इट इज लाइंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप वोल्ट मीटर। और वो कौन सा एरिया लाई कर रहा है, दैट इज द एरिया 16 मीटर स्क्वायर लाइंग इन XY प्लेन। तो उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी, अब यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आ गई, 16 वोल्ट मीटर आ गई। अब देखो मैंने डेफिनेशन में क्या कहा, व्हाट इज द डेफिनेशन, कि टोटल इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स क्रॉसिंग along the normal of the surface। अब ये सरफेस क्या है, XY प्लेन में पड़ा हुआ है, इसका नॉर्मल किधर है, Z एक्सिस के लॉन्ग है, और दिस सरफेस इज लाइंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड विच एग्जिस्टिंग इन स्पेस, जिसके कंपोनेंट X एक्सिस के लॉन्ग भी है, Y एक्सिस के लॉन्ग भी है, Z एक्सिस के लॉन्ग भी है। कितना दिए हुए है इसकी वैल्यू, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। लेकिन अब जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास जो फ्लक्स होगी ना वो 2I के कैप के कारण भी नहीं होगी, ना 3J कैप के कारण भी होगी। सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम कौन सी कंसिडर करेंगे, जो सिर्फ K कैप के अलोंग है। हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लिया है, विच इज एग्जिस्टिंग अलोंग Z एक्सिस, क्योंकि हमने वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंसिडर करनी है विच आर existing along the normal of the surface। clear, this is very very important thing। आगे बात समझ में। so उसके बाद मैंने क्या कहा था कि this electric flux can be positive, negative और it can be zero also। क्या, क्यों, क्योंकि क्या है, थीटा, बिकॉज फ्लक्स इज डिपेंडिंग अपॉन एन एंगल थीटा, मीन एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो cos थीटा क्या होगा, उस केस में पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगी। थीटा 90 डिग्री है, उस केस में cos 90 जीरो हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगी। मैं अब आपको बहुत सी एग्जांपल कराऊंगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगी, थीटा ई वेक्टर और एस वेक्टर में एंगल 90 डिग्री होने के कारण। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद मैंने एक लॉ डिफाइन किया। व्हाट इज द लॉ, चैप्टर का नाम भी वही है, गॉसिस लॉ। तो क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने गॉसिस लॉ की, क्या कहा था कि
एक्चुअली क्या है, दिस गिव्स कि कैसे आपने टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को मेजर करना है, दैट इज गिवन बाय दिस गॉसिस लॉ और दैट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है कि टोटल, क्या थी डेफिनेशन गॉसिस लॉ की, टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मल टू द सरफेस is equal to, in a closed surface, it is very important, total electric lines of force across in a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge contained in that closed surface if charge is kept in vacuum or free space and units are taken in SI system। तो क्या कह दिया था मैंने, E vector dot ds vector is equal to Q upon एप्सिलॉन नॉट। तो मींस आपके पास उस क्लोज सरफेस में, किसी भी क्लोज सरफेस में आपको ये पता है कि कितना वहां पे चार्ज पड़ा हुआ है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रही है और वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो आपको पता चल जाएंगी। मींस वहां पे आपको क्या पता चल जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पता चल जाएंगी। मींस वहां पे आपको क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा। एग्जाम्पल, एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूं मैं। सपोज कर लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज लाइन at the center of the tube. Each side of the tube is 1 meter. साइड की जो each side of tube जो है वो कितनी है, 1 मीटर है। तो it is asked कि what is the total electric flux enclosed in this tube. This is a tube और ये जो ट्यूब है इसकी each edge कितनी है, 1 मीटर है और इसके ट्यूब के सेंटर के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा हुआ है। दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू इज लाइन एट द सेंटर ऑफ दिस ट्यूब। तो इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड इन दिस ट्यूब। तो इस ट्यूब में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम डेफिनेशन यूज कर लें। गॉसिस लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज कंटेन। व्हाट इज द टोटल चार्ज कंटेन इन दिस ट्यूब, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टोटल चार्ज क्या होता है, क्योंकि डाइपोल इज कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो टोटल चार्ज ऑन डाइपोल क्या होगा, जीरो होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें क्या होगी, जीरो होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी अगर इस क्यूब में नेट चार्ज क्या है, जीरो है। क्लियर। सो हमने सिंपल डेफिनेशन यूज कर ली यहां पे गॉसिस लॉ की, क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड इन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन इन दैट क्लोज सरफेस। तो हमारे पास यहां पे टोटल चार्ज क्या आ गया, जीरो आ गया, टोटल चार्ज जीरो आ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गई, जीरो आ गई। अगर आपके पास डाइपोल की बजाय, इंस्टेड ऑफ डाइपोल इट इज सेड कि चार्ज लाइंग एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब इज क्यू, कितना चार्ज पड़ा हुआ है, क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तब बताइए कि इसके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी। बड़ा सिंपल है। In that case, electric flux enclosed in this cube will be equal to Q by epsilon naught होगी। Clear? आगे बात बच्चों समझ में। Now, it is the total electric flux। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि what is the electric flux passing across each surface of the cube, हर surface के क्रॉस कितनी होगी, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्यूब में, हर सरफेस के क्रॉस कितनी होगी। तो देखो इसके 6 सरफेसेस हैं, हर सरफेस में इक्वल फ्लक्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलनी है। एक सरफेस की पूछ ली जाए तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस ईच सरफेस ऑफ द क्यूब कितनी आ जाएगी, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आ जाएगी, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। नाउ अगर इट इज सेड कि दिस चार्ज इज लाइन एट दी वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब, क्यूब के वन कॉर्नर के ऊपर पड़ा हुआ है। अब देखो
अगर ये चार्ज सेंटर से हम क्यूब के कॉर्नर के ऊपर ले गए, अब ये सारा का सारा चार्ज क्यूब के अंदर एनक्लोज नहीं है। अब कितना पार्ट इसका चार्ज का क्यूब के अंदर है, कितना बाहर है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। क्यों? हमारी डेफिनेशन ये है कि हमने वही चार्ज लेना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज इन ए क्यूब इज इक्वल टू टोटल चार्ज लाइन इनसाइड द क्यूब। क्यूब के अंदर हम टोटल चार्ज कितना क्यूब नहीं ले सकते। अब कल मैंने बताया था कि जब कभी भी चार्ज थोड़ा सा ओपन में हो तो हमें क्या करना पड़ता है, गॉसियन सरफेस कंसीडर करने पड़ते हैं और चार्ज को इनक्लोज करना पड़ता है। अब ये चार्ज जो है इट इज लाइंग एट दी वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब, तो इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए एक हमें यहाँ पे क्यूब रखना पड़ेगा, एक इधर रखना पड़ेगा, सभी तरफ से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। इस तरह से दिस चार्ज विल बी सराउंडेड बाय 7 मोर क्यूब। अगर 7 और क्यूब हम लें और एक ये क्यूब हो जाएगा 8 क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इन दैट केस दिस चार्ज इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ दोज सरफेसेस। इन कुल 7 जो मैंने सरफेसेस कंसीडर किए हैं वो क्या है, इमेजिनरी हैं, ये एक्चुअल में है, तो उसके वहां पे सेंटर के ऊपर आएगा। तो उस केस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। वो कितनी है, 8 सरफेसेस की हैं। ओरिजिनल हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही क्यूब है, तो हमने तो अपने क्यूब की बतानी है, तो हमारे क्यूब की टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगी, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द चार्ज इज लाइंग एट दी वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब, उस समय जो क्यूब के अंदर जो चार्ज का इफेक्ट कंट्रीब्यूट होगा दैट विल बी 1/8 ऑफ द चार्ज कंट्रीब्यूट होगा, और वहां पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी फिर क्यूब में Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट होगी। और ये जो है इट विल बी कंट्रीब्यूटेड अलोंग दी 3 सरफेस, ओनली 3 सरफेसेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के 3 सरफेसेस को ही सिर्फ इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी, बाकी 3 में से तो निकलेंगी नहीं। तो नेक्स्ट आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस ईच सरफेस ऑफ द क्यूब, तो आंसर क्या होगा, Q बाय 1/3 ऑफ दिस Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, मींस आंसर क्या होगा, 24 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और थर्ड इसमें है, अगर ये चार्ज कहां पड़ा हो, दिस चार्ज इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ द वन फेस ऑफ द क्यूब, तो उस केस में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज इन दिस क्यूब। तो अब देखिए ये जो चार्ज एक फेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा चार्ज क्यूब को ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, क्यूब के इनसाइड पोर्शन को ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, कुछ बाहर कर रहा है, कुछ अंदर कर रहा है। तो इस चार्ज को हमें इनक्लोज करने के लिए इसके साथ एक और क्यूब रख देंगे। जब इसके साथ एक और क्यूब रख देंगे तो ये चार्ज उसके अंदर एनक्लोज हो जाएगा। दिस चार्ज विल बी अज्यूम्ड टू बी लाइंग एट द सेंटर ऑफ द दोस 2 क्यूब्स। तो उस केस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास क्या है, इसमें से 2 क्यूब हो गए, एक इमेजिनरी है और एक एक्चुअल में है, तो दोनों क्यूब में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रही है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमने तो अपने एक्चुअल क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखनी है, तो वो है एक है, वो इसका 1 पार्ट है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस क्यूब क्या आ जाएगी, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। क्लियर? तो व्हेन द चार्ज इज लाइंग एट द वन सरफेस ऑफ द surface, in that case electric flux contributed by this Q will be equal to Q by 2 epsilon naught आ जाएगी। Clear? So याद रखो बच्चों, if charge is lying at the center of the cube, total electric flux enclosed in the cube is Q by epsilon naught. Total electric line of force crossing one surface of the cube, what you will say, it will be Q by 6 epsilon naught. If charge is lying at the one corner of the cube, then total electric flux enclosed will be Q by 8 epsilon naught. If it is asked what is the electric flux across each surface of the cube, that will be Q upon 24 epsilon naught. If charge is lying at the center of the one surface of the cube, what is the electric flux enclosed in this cube, that is Q by 2 epsilon naught. और यहां पे भी अगर सपोज कर लो इस सरफेस का पूछा जाए, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स है ये 5 सरफेस से निकलेंगी अक्रॉस ईच सरफेस ऑफ द क्यूब, कितनी आएगी, Q बाय 10 एप्सिलॉन नॉट आएगी। क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
नेक्स्ट इसके ऊपर बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया था, कहते हैं ये क्यूब है, इस क्यूब की जो आपके पास लेंथ दी हुई है, दैट इज गिवन, लेंथ ऑफ दिस क्यूब इज, इट इज गिवन दैट इज ऑफ 10 मीटर, लेंथ ऑफ दिस क्यूब इज 10 मीटर, इट इज लाइंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है क्यूब, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, दैट इज इक्वल टू 10√x वोल्ट पर मीटर है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, दिस क्यूब इज लाइंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10√x वोल्ट मीटर, x means x axis, or sometime it is also given lying in electric field 10√x I cap। दो क्वेश्चन इसमें से, दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड इन दिस क्यूब ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस क्यूब। तो दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर वी विल गिव विद द हेल्प ऑफ दिस गॉसेस लॉ। कैसे, अब देखिए, इट इज लाइंग इन, यहां पे दिस क्यूब इज लाइंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज वेरी क्लियर दैट इट इज एग्जिस्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक, ये हमारे पास सपोज स्पेस है, और दिस डायग्राम इज गिवन, क्लियर। तो मीन्स दिस इज ऑल्सो गिवन कि दिस क्यूब इज at a distance of 10 मीटर from the origin, origin से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 10 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। दिस डायग्राम विल इज गिवन इन द क्वेश्चन। हो सकता है कि ये ओरिजिन इसके ओरिजिन के ऊपर ही साथ टच कर रहा हो सकता है कि दिस इज लाइंग एट ए 10 मीटर। दोनों चीजें हम लेकर चलेंगे, दोनों चीजों का आंसरिंग कर देंगे। अब यहां पे ये क्यूब पड़ा हुआ है, तो इट मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ फ्रॉम द question it is very clear that it is only existing along x axis। so from this it is very clear that there is no electric field along the surfaces which are existing along y axis and z axis। reason being, उस केस में y axis और z axis के केस में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उनके नॉर्मल के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 90 डिग्री होने से वहां पे फ्लक्स क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर। सो बच्चों, तो इट मीन दैट आपके पास जैसे ये 1 1 और 2, सिर्फ ये दो सरफेसेस होंगे जिनके कारण, जिनमें इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स पास कर रही है, ये सरफेस जो है, ये जो सरफेस है, ये सारा सरफेस है, ये जो सारा सरफेस है, दिस होल सरफेस, इन सरफेसेस के लॉन्ग कोई इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स पास नहीं करेगी। क्लियर। नाउ अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक तो हमें पता चल गया कि आपके पास, अगर मैं इसकी नेमिंग करता हूं, ए बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, एफ, जी, एच, it is very clear that there is no electric line of force along the surface A, B, C, D and E, F, G, H and A, B, G, H and E, F, C, D. In surfaces के along there is no electric line of force because for these surfaces the angle between electric field intensity and normal is 90 degree, therefore there is no electric line of force along these surfaces। clear। now अब सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किधर एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज एग्जिस्टिंग अलोंग द सरफेस ए, एच, ई, डी एंड बी, जी, एफ, सी, इन सरफेसेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रही है। तो अब यहां पे देखेंगे आपके पास फॉर द सरफेस ए एच ई डी ए के लिए नॉर्मल क्या है, इधर होगा, इसका नॉर्मल इधर होगा, इस सरफेस का नॉर्मल इधर होगा,
तो फॉर द सरफेस AHEDA इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल में एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, और CFGB के सरफेस के लिए नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा। मतलब इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स सपोज कर लेते हैं phi2 है तो वो क्या होगी पॉजिटिव होगी। इस सरफेस के लिए लेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है phi1 है तो वो क्या होगी नेगेटिव होगी। क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर। नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या कहेंगे फिर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस क्यूब क्या हो जाएगी -phi1 प्लस phi2। क्यों, क्योंकि phi2 पॉजिटिव है phi1 नेगेटिव है। क्लियर। अब हमारे पास द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ phi1 एंड phi2। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, phi1 क्या होगा दैट इज इक्वल टू सिंपल EA इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इंटू ए। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखो, किसी भी डिस्टेंस x के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है 10√x। ये सरफेस कितने डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा है ओरिजिन से 10 मीटर के ऊपर, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10√10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई 10√10। एरिया कितना होगा इस सरफेस का 100। क्लियर, phi1 आ गया, नो प्रॉब्लम। अब क्या आ जाएगा आपके पास, क्या निकालना है phi2। phi2 के लिए इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, दिस सरफेस इज लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी होगी 20 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 10√20। एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 वही होगी। तो आपके पास phi2 कितना आ जाएगा 10√20 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगी दैट इज इक्वल टू -10√10 इंटू 100 प्लस क्या आ जाएगा 10√20 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स कॉमन है, 100 कॉमन है, 10 कॉमन है और रूट 10 भी क्या है आपके पास कॉमन है। ये सब बाहर ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा √2 - 1। √2 - 1, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41। तो मल्टीप्लाई बाय सिंपल वी कैन सी दिस इज 10,000 इंटू 0.41 मल्टीप्लाई बाय √10। इतना वोल्ट मीटर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब आपके पास सेकंड पार्ट क्या पूछा है इसने कि टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है। अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ फाई किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ फाई किसके बराबर है Q/ε0। ε0 को उधर ले जाओ, ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.851 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम क्या होती है दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू वहां रख दो तो आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड आ जाएगा। क्यू क्या है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस क्यू। आगे बच्चों बात समझ में, तो मींस व्हेन दिस ये आपके पास और ये जो E वेक्टर इज इक्वल टू 10√x लिखा है, इसका मतलब ही क्या है कि दिस क्यूब इज लाइंग इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। क्लियर, तो एक बार फिर थोड़ा सा देख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देयर इज ए वन क्यूब हुज ईच साइड इज 10 मीटर, इट इज लाइंग इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड whose strength is that is 10√x voltmeter, and this cube is lying at a distance of 10 meter from the origin as shown in diagram. Calculate the first the total electric flux enclosed in this cube, second total charge enclosed in this cube. तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, मैंने कहा कि इस क्यूब के 4 फेसेस ऐसे हैं जिनके लॉन्ग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी 0 होगी। वो फेसेस क्या हैं, वो y एक्सिस और z एक्सिस के लॉन्ग पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है विच आर एग्जिस्टिंग अलोंग x एक्सिस, सिर्फ उन 2 फेसेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी।
उन दोनों में से एक फेज के लॉन्ग फ्लक्स नेगेटिव होगी, दूसरे के लॉन्ग पॉजिटिव होगी। रीजन बीइंग पहले फेज के लिए नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या है 180 डिग्री है, दूसरे फेज के लिए 0 है। तो पहले फेज के लिए नेगेटिव फ्लक्स होगी, दूसरे के लिए पॉजिटिव होगी। सो टोटल फ्लक्स -φ1 + φ2 आ गई। फ्लक्स की वैल्यू हमने कहां से देख ली, दैट इज ई वेक्टर डॉट ई से देख ली। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फेज के लिए हमने निकाल ली, वो कितनी आ गई 10√10 आ गई। एरिया कितना है इसका 100 मीटर स्क्वायर है। दूसरे फेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई 10√20 वोल्ट पर मीटर आ गई। एरिया उसका भी 100 है, वैल्यूज रख दी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई। फिर उसके बाद हमने टोटल चार्ज निकाला बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। क्या कहा Q/ε0, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है Q/ε0। तो यहां से हमने Q की वैल्यू सॉल्व करके क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने टोटल चार्ज एनक्लोज भी हमने कर लिया। क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब बच्चों इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहां से आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हेन दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज इन दिस क्यूब विल बी इक्वल टू 0, कब इस क्यूब में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो सकती है। देखो 0 तभी हो सकती है अगर यहां पे φ1 और φ2 की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। φ1 और φ2 की वैल्यू इक्वल हो तभी 0 हो सकती है। ये 0 कब हो सकती है, φ1 और φ2 में ये तो दोनों में सेम है। अगर यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की इन दोनों सरफेस के ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तभी सेम हो सकती है अगर x की वैल्यू सेम हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी इंडिपेंडेंट ऑफ x हो तो इट मीन दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो मींस क्या कहेंगे, यही क्यूब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तब इसके अक्रॉस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज क्या होगी 0 होगी। इफ इट इज लाइंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तब नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी और ना ही कोई इसके अंदर चार्ज एनक्लोज होगा। नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नो चार्ज एनक्लोज इन दिस क्यूब। क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। क्लियर, एक और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। देखिए कहता है एक सिलेंडर है, सिलेंडर इज लाइंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। तो इट कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस सिलेंडर। ये एक आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आपके पास एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। तो ये पूछा गया है कि इस सिलेंडर के क्रॉस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज क्या होंगे। तो बच्चों देखिए इसमें एक इसका नॉर्मल इधर है, एक नॉर्मल इधर है, एक इस सिलेंडर का नॉर्मल इधर है, एक नॉर्मल इधर है। क्लियर, अब देखिए इस सरफेस और इस सरफेस के लिए नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या इधर है। नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या होगा फॉर n1 एंड n2 थीटा क्या होगा 90 डिग्री। तो n1 और n2 के लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर रहेगी आपके पास n3 एंड n4। n3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल में एंगल कितना है 180 डिग्री। यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी नेगेटिव होगी। n4 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल में एंगल कितना है 0। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है। जितनी n3 के लिए नेगेटिव फ्लक्स है उतनी n4 के लिए पॉजिटिव फ्लक्स है। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और बड़ी नेट फ्लक्स क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और बड़ी सिंपल सी बात है, जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहां से एंटर करेगी उतनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहां से बाहर निकल जाएगी, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एनक्लोज्ड इन दिस सिलेंडर विल बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? क्लियर ये क्वेश्चन भी। नाउ सो नेक्स्ट देखिए एक बहुत ही अच्छा है, जैसे ना मैंने कहा गॉसिस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज q by epsilon naught। सिमिलरली आपके पास कहता है राइट डाउन गॉसिस लॉ फॉर ग्रेविटेशन।
ग्रेविटेशन के लिए आपको गॉसी लॉ लिखना है तो यू कैन राइट। कैसे लिख सकते हो? देखो गॉसी लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय 1 by g, 1 by g से रिप्लेस हुआ। यू कैन सी 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किससे रिप्लेस हुआ है? g से। और m जो है m किससे रिप्लेस हुआ है? हियर m इज रिप्लेस बाय q, m किससे रिप्लेस हुआ है? q से। मास इज इंस्टेड ऑफ मास यहां पे क्या है? चार्ज है। तो जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वहां पे क्या होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। सरफेस एरिया वही होगा। अब 1 by एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 by एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख देंगे? 4 पाई g लिख देंगे इनटू m लिखा जाएगा। क्योंकि यहां से देखें तो आपके पास 1 by एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ जाएगा? 4 पाई g के बराबर आ जाएगा। दिस इज द गॉसी लॉ फॉर ग्रेविटेशन। Eg वेक्टर डॉट ds वेक्टर is equal to 4 pi g times the total mass enclosed in that surface. This is called Gaussian law for gravitation. Clear? तो कल जैसे मैंने ये डेफिनेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्रूव किया था by using Gaussian law के E वेक्टर डॉट ds वेक्टर is equal to q by epsilon naught है। आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राइव कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉसी लॉ। उल्टा कर लो, क्या करो? एक स्फीयर ले लो, उस स्फीयर के अंदर एक चार्ज रख दो क्यों, और आप उस स्फीयर का एक सरफेस ds ले लो, वहां पे आप गॉसी लॉ अप्लाई कर दो। क्या है? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई और ds के एक ही डायरेक्शन में है जैसे कर लिया था। ई और ds एक ही डायरेक्शन में लेके वो ई ds बन जाएगा, तो E बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या आ जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आ जाएगी। और अगर वहां पे एक चार्ज क्यू नॉट रखा है तो उसके ऊपर फोर्स कितनी आ जाएगी? क्यू नॉट इंटू E आ जाएगी। तो फोर्स क्या आ जाएगी? क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज दिस? दिस इज द कूलम्स लॉ। तो बिल्कुल जो मैंने गॉसी लॉ के प्रूफ लिए थे उसे उल्टा चल पड़ो तो आपके पास गॉसी लॉ से कूलम्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द गॉसी लॉ, दिस, एक तो मैंने कहा था कि दिस गॉसी लॉ इज ओनली वैलिड फॉर, मींस इसके कारण जो इसकी एप्लीकेशंस हैं ओनली वैलिड फॉर दो चार्जेस विच आर सिमेट्रिकल चार्जेस, जिनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिमेट्रिकल है। अदरवाइज वी कांट अप्लाई दिस गॉसी लॉ, वी कांट यूज दिस गॉसी लॉ। और एक चीज ये है, ये गॉसी लॉ उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उन्हीं के लिए वैलिड है, उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है जिनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। कहीं पे भी और कोई पावर आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब आ गई, r4 आ गई एंड सो ऑन आ गई, तो आपके पास इन दैट केस दिस गॉसी लॉ इज नॉट वैलिड। क्लियर? तो मैंने एप्लीकेशन शुरू की थी कल गॉसी लॉ की। पहली एप्लीकेशन क्या थी? मैंने कहा था क्या कैलकुलेट की थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। तो लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी। तो कैसे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है? तो पहला स्टेप तो क्या था कि जैसे हमारे पास लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज थी विच इज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यूनिफॉर्मली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। किसी भी एक पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस r के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। तो ये निकालने से पहले हमें क्या, बाय यूजिंग गॉसी लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ा? क्या कहा था कि हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। तो क्या कहा था कि चार्ज को हम कैसे एनक्लोज करते हैं? क्या करते हैं, जिस तरह का चार्ज की सिमेट्री है वैसे हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे लाइन चार्ज था तो हमने क्या कर दिया, एक
एक हमने सिलेंड्रिकल इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया जिसकी लेंथ क्या थी L थी, उसका रेडियस क्या था R था। तो वो यूज करके हमने क्या कर लिया, चार्ज को इनक्लोज कर लिया, उसके ऊपर हमने गॉसी लॉ अप्लाई कर दिया, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वहां पे हमने जो सरफेसेस लिए तो वो हमें जो उसके जो सर्कुलर सरफेसेस थे वहां से बड़ा क्लियर था कि उसके नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री था, वहां फ्लक्स जीरो थी। तो सिर्फ कर्व सरफेस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रही थी, तो वो कर्व सरफेस के लिए अप्लाई हो रहा था। तो वहां से हमने E और ds एक ही डायरेक्शन में थी, E ds बन गया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या आ गया था, 2 पाई RL आ गया था। Q की वैल्यू चार्ज इनक्लोज क्या आ गया था, दैट इज इक्वल टू लैम्डा L आ गया था। तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई थी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r। तो मतलब जितनी भी एप्लीकेशन है आपने क्या करना है, दो ही स्टेप्स देखने हैं। एक तो इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds किसकी आनी है, जो आप गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हो उसका टोटल सरफेस एरिया। और दूसरा स्टेप क्या है, आपने वो जो चार्ज इनक्लोज है उस गॉसियन सरफेस के अंदर वो आपने देखना है। एक Q की वैल्यू देखनी है आपने, एक टोटल सरफेस एरिया देखना है। ये अप्लाई करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण कैलकुलेट की थी, चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण। चार्ज स्फेरिकल शेल में हमने 3 पॉइंट्स लिए थे, एक अंदर लिया था, एक सरफेस के ऊपर लिया था, एक बाहर लिया था। तो बाहर भी हमने जब कैलकुलेट किया था गॉसियन स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लिया था, तो जिसका रेडियस क्या ले लिया था, कैपिटल R ले लिया था। जहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था उसका रेडियस क्या था, स्मॉल r था। उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी, सिग्मा थी। तो इसलिए गॉसियन सरफेस का रेडियस सरफेस एरिया क्या आ गया था, ds की वैल्यू क्या आ गई थी, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर आ गई थी। चार्ज इनक्लोज कितना आ गया था, सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर आ गया था। तो ये वैल्यूज रख के हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई थी, सिग्मा स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a charged spherical shell outside the shell where capital R is greater than small r। अगर यही पॉइंट हम ऑन द शेल ले गए थे तो आपके पास कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r आ गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गई थी। यही पॉइंट अगर हम अंदर ले गए, जब अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, वहां पे हमें क्या दिखाई दिया, उस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज इनक्लोज क्या है, जीरो है। क्यों की वैल्यू जीरो आ गई, तो इस कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल क्या आ गई, जीरो आ गई। तो इस सारे प्रोसेस के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ भी प्लॉट करें तो ग्राफ भी हमारे पास क्या आएगा, देखो एट अप टू द डिस्टेंस स्मॉल r क्या होगा, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस डिस्टेंस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी क्योंकि ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, दिस पॉइंट इज लाइन अप टू दी, यहां से लेके यहां तक हम कहां पे हैं, इनसाइड द शेल है। इनसाइड द शेल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद शेल के ऊपर जाकर एक कांस्टेंट वैल्यू आई है, वो कितनी आई है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, सिग्मा स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर आ रही है। देयरफॉर उसके बाद ग्राफ की शेप क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होगी। दिस इज इस तरह का ग्राफ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए